So, hello, good afternoon, everyone. This is your lecture number 3 on language of chemistry. हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है अपलोड कर दिया था आपके एक्सीलेंस गाइड के चैनल पे, और ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें थोड़ा बहुत हम लास्ट के लेक्चर्स बचे हुए हैं, लास्ट के कुछ टॉपिक्स जो है बचे हुए हैं, जैसे कि हमारा परसेंटेज कंपोजिशन हो गया या एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है कंपाउंड्स के, एलिमेंट्स के, वो थोड़े बहुत चीज़ें बच गए हैं, तो वो आज हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या हो गया? तो इधर देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? एटम being extremely small cannot be seen or weighed directly। एटम्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, वो काफ़ी नहीं है एटम के साइज को या एटम को देखने के लिए। वो सारी चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एटम बहुत ही छोटा होता है। इसके अलग से हमें कुछ एक यूनिट चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, एटम को मेजर कर सकते हैं। द रिजल्टिंग मास ऑफ एटम आर thus known as relative atomic mass और एटॉमिक वेट। उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। ओके, जो एटम की मास होती है, जो हम निकालते हैं, जो यूनिट्स हम लोग लेके निकाल रहे हैं एटम का मास, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक mass. In the beginning, the mass of hydrogen atom was chosen as a unit and mass of other atoms were compared with it. Okay, तो लेकिन शुरुआत में क्या हुआ था, बिगिनिंग में क्या हुआ था कि हमें कुछ तो पता नहीं था, बहुत सारे एलिमेंट्स हम लोग को नोन भी नहीं थे, तो हाइड्रोजन एटम का जो मास है उसी को लिया जाता था एज बेस। ओके, उसको एज बेस लिया जाता था, और बाकी के जितने एटम्स हैं या बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं उसके एटम को हम कंपेयर करते थे, किससे? हाइड्रोजन के मास से। ओके, लेकिन वो गलत था। 1961 में हम हाइड्रोजन को नहीं लेके अगर हम कार्बन को लें, तो बाकी जो एलिमेंट्स के या बाकी जो एटम्स के हम मास मेजर कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं, उसमें जनरली कोई दिक्कत नहीं आएगा। उनके मासेस पे बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा अगर हम कार्बन लेते हैं। अगर हम वही हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें कुछ जो है वेरिएशंस देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कार्बन ले रहे हैं तो चीज़ें सब सही रहेगा। तो वही 1961 में ये खोज हुआ था, और उन्होंने बोला कि हम हाइड्रोजन के बदले कार्बन लेते हैं। तो अगर हम कार्बन के साथ बाकी सारे एटम्स को कंपेयर करेंगे तो या बाकी सारे एटम्स के मासेस बहुत ज़्यादा जो है निर्भर नहीं होगा और लीस्ट अफेक्टेड होगा करके वो बोल रहे हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ से फिर ये डेफिनेशन आता है रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम लोग बोलते हैं RAM। Relative atomic mass of an element is the number of time one atom of the element is heavier than 1/12 time of the mass of atom of carbon 12। इसका कहने का मतलब, कार्बन के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो जो एटम को हम कंपेयर कर रहे हैं वो कितना हैवियर है? 1/12 टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। ओके, तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, और यहाँ पर वो बोला जा रहा है कि जो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, जो एटम हम लोग ले रहे हैं, वो कितना हैवियर है? 1/12 टाइम्स जो है हैवियर है, किससे? कार्बन 12 से। तो यहीं से ये डेफिनेशन आया रिलेटिव एटॉमिक मास का। और एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास यूनिट पे एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं AMU। ओके, एंड एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन आपको क्या देगा? एटॉमिक मास यूनिट देगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हुए थे।
एक्सपेरिमेंटली हमें ये पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली वो बोल रहे हैं कि वन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम्स, ओके, कार्बन 12 एटम्स हैज मास ऑफ 19926 into 10 to the power minus 23 ग्राम। तो एक्सपेरिमेंटली हमें ये चीज मिला था कि अगर कार्बन 12 एटम को हम लोग मेजर करें या नापे, मास जो है फाइंड करें, तो एक कार्बन 12 एटम का मास कितना है 1.9926 into 10 to the power minus 23 ग्राम। ओके, इतना हम लोग को मिला। और अगर वही वैल्यू को हम 12 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इट बाय 12, द एटॉमिक मास यूनिट इज ऑब्टेन्ड 1 AMU is equal to 1.6605 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू कभी कभी आपको पूछ देता है, तो आपको बोलना है 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ये आपको बताना है 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. Relative molecular mass of an element or compound is the number that represent how many times one molecule of the substance is heavier than 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। तो ये जो हमने RAM पूछा था पहले, रिलेटिव एटॉमिक मास, अब क्या है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, RMM। ओके, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी वही है, यहाँ एटम था, वहाँ यहाँ पर क्या है मॉलिक्यूल है। और एक मॉलिक्यूल, सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल कितने हैवियर है 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यहाँ पर कार्बन के साथ कंपेयर किया गया और ये मॉलिक्यूल कितने ज्यादा हैवियर है कार्बन से 1/12 टाइम्स हैवियर है। तो वही डेफिनेशंस पे आया है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के। तो यहाँ पर अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कैसे जो है मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है, वो आप जानेंगे। राइट, सपोज जैसे मैंने लिया वाटर, शुरू से बहुत इजी वाला मैंने लिया वाटर। वाटर क्या है, फॉर्मूला क्या है वाटर का, H2O, जिसमें H है 2 और ऑक्सीजन है 1। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के आपको मास नंबर पता है, कितने होते हैं मास नंबर 1, तो देयर इज 2 हाइड्रोजन, तो 1 into 2 कितना 2। और ऑक्सीजन के मास नंबर आपको पता है 16, वैसे टोटल एक ही ऑक्सीजन है तो 16 into 1 दैट इज 16, तो टोटल कितना हो गया 18 AMU, 2 + 16। वैसे आपको निकालना है, बट इसके लिए आपको पहले जो है पहले 20 एलिमेंट्स का एटलीस्ट मास नंबर याद होना चाहिए। पहले 20 एलिमेंट्स के मास नंबर आपको पता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, और फिर यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये सब के आपको मास नंबर याद होने चाहिए। कभी कभी आपके क्वेश्चंस पेपर में दे दिया होता है, कभी कभी पहले 20 एलिमेंट का नहीं दिया होता है, तो आपको एटलीस्ट पहले 20 एलिमेंट्स का जानना है। हाइड्रोजन का क्या होता है 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, 16, 19। होल नंबर में आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे तो डेसिमल में होते हैं उसके वैल्यूज, लेकिन होल नंबर में आप याद रखिएगा। 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39 और फिर कैल्शियम का भी 40। राइट, तो अगर किसी को नहीं पता है या किसी को नहीं याद है मास नंबर्स, तो वो पॉज करके ये चीज़ें लिख सकते हैं, देख सकते हैं, और प्लीज़ याद करने का कोशिश करिएगा वो चीज़। राइट, तो अभी एक और दो जो है हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। जैसे कि हमने निकाला सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता है H2SO4, H2SO4, जिसमें H है 2, S कितने हैं 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 2 into 1 दैट इज 2। सल्फर का कितना है 1 का 32 है और ऑक्सीजन 1 का 16 है, तो 4 का कितना होगा 4 into 16 कितना 64। ये सभी को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 98 AMU। क्लियर, हाँ।
और अगर हम लोग सॉल्व करें तो CaCO3 किसका फॉर्मूला है ये? कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन तीन है, तो कैल्शियम एक का 40, कार्बन एक का 12 और ऑक्सीजन तीन, एक का 16, तो तीन का 48, तो सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 100 AMU, राइट। 2 8 10, 0 5 7 9 10, ठीक है, 100 AMU आने वाला है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मैं आपको 5 क्वेश्चंस देता हूँ, वो 5 क्वेश्चंस के मॉलिक्यूलर मास आप निकालिएगा, ठीक है। बहुत इजी वाला देता हूँ पहले, कॉस्टिक पोटाश, ओके, कॉस्टिक पोटाश, ये सारे फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे, आपके बुक के स्टार्टिंग में ही है, और ये सारे जो है आपको याद रखने फॉर्मूलाज, ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, वाइट विट्रियोल, कॉस्टिक पोटाश और कॉस्टिक सोडा। तो ये 5 आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, हमें बताना है कि ये 5 मॉलिक्यूलर मास, ये 5 कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास कितने होंगे, प्लीज़ आप मुझे ये बताइएगा, राइट। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर मास का चीज़ जो आपको बताना था मुझे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशंस के बारे में। परसेंटेज कंपोजिशंस ऑफ अ कंपाउंड इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच कंपाउंड प्रेजेंट इन इट। हम परसेंटेज कंपोजिशन में क्या जानेंगे भाई, पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे, और मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद वो कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट कितने परसेंट है, या फिर वो एलिमेंट में पर्टिकुलर एटम कितने परसेंट हैं, वो हमें जानना है। तो इसके लिए पहले टोटल वेट हमें जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल वेट अगर हमें जानना है, टोटल वेट ऑफ द कंपाउंड, वो तो हम जान जाएंगे मॉलिक्यूलर मास निकाल के, राइट। और अगर हमें पर्टिकुलर एलिमेंट का मास चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करेंगे, वेट ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट, वेट ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट इनटू 100। तो ये अगर हम करते हैं तो हमें परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन का यही है फॉर्मूला। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, इजी वाला, पहले भी हमने लिया था। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CaCO3, जिसमें Ca है 40, कार्बन है 12 और ऑक्सीजन है 48, सभी को मिलाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 100 AMU, ओके। अब ये 100 AMU तो टोटल वेट ऑफ द कंपाउंड है, इसमें हमें कैल्शियम कितना परसेंटेज है, कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, वो हमें जानना है। तो कैल्शियम हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम अगर लिखते हैं तो क्या होगा, कैल्शियम कितना है 40 बाय टोटल वेट कितना है 100 इंटू 100, तो ये 100 चला गया, कितना 40%। फिर हमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन निकालना है, ठीक। कार्बन कैसे निकालेंगे हम लोग, 12 बाय 100 इंटू 100, 100 गया कितना 12%, ओके। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है आपका 48, 48 बाय 100 इंटू 100 कितना 48%। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। समझ में आया आपको? ये तो चलिए 100 था तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे 100 नहीं होंगे, डिविजिबल नहीं होंगे, तो आपको पॉइंट में आंसर आएगा। तो आप एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेस तक आप आंसर निकालने का सोचिएगा, करिएगा, राइट। जैसे कि मैं एक और जो है क्वेश्चन जरूर से पूछता है, बहुत बार पूछता है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है
यूरिया का फॉर्मूला, ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला है ये। तो बहुत बार सवाल पूछता है यूरिया का। ओके, तो यहाँ पर कार्बन है एक, मतलब 12, ऑक्सीजन भी एक है, मतलब 16, नाइट्रोजन होल में दो है, मतलब 2 × 14 कितना, 28, और हाइड्रोजन दो है लेकिन होल में दो है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और एक का एक होता तो 4 का 4 होगा। ये सबको ऐड कर दीजिए, 28, 12, 16 और 4, तो आपका आंसर 60 AMU आएगा। ओके, सबको प्लस करने के बाद आपका आंसर 60 AMU आएगा। इसमें अभी हम लोग के पास देखिए परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए क्या क्या कंपाउंड्स हैं। पहले तो कार्बन परसेंटेज निकाल सकते हैं, फिर ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, फिर नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं, और फिर हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं। तो कार्बन कितना है, 60 में से कार्बन 12 है, तो 12/60 × 100। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन टोटल 16 है, 16 में, ठीक है, तो 16/60 × 100। नाइट्रोजन का टोटल कितना है, 28, 28/60 × 100, और हाइड्रोजन टोटल कितना है, 4, 4/60 × 100। तो ये हम कर लेंगे। तो ये तो एक जीरो गया, और 6 2 जा, और 2 × 10 20%, तो कार्बन तो जल्दी निकल गया। ऑक्सीजन में भी यही 0 0 काटेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 160/6, 160/6। यहाँ पर भी 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 280/6। यहाँ पर भी 0 0 कट जाएगा, तो 4 × 10 40/6। ओके, इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फ्रैक्शन में ही, वो 2 से कट जाएगा, तो ये 3 और ये 80, तो हो जाएगा 80/3। ये भी कट सकता है, 140/3, 2 से ही कटेगा, और ये भी 2 से कट जाएगा, तो आएगा 20/3। तो ये तो आप तुरंत निकाल सकते हो डेसिमल में, ये वाला 6.67%। ओके, यहाँ पर 3 4 जा 12, दो बच जाएंगे, दो लग जाएंगे जीरो में, तो 20 हो जाएगा, और 3 6 जा 18, और फिर 2 बच जाएगा, तो 46.6%। और यहाँ पर भी 3 2 जा 6 और 20, मतलब 6 जा 0.6, 26.6%। ओके, और यहाँ पर ये जो आपका 20% है, तो ये सबको मिला के देख लीजिए, आपका आंसर लगभग 100% आ ही जाएगा। ओके, और अगर आपका परसेंटेज 99.96 ऐसा कुछ आता है, 99.5 से ज़्यादा आता है, तो दैट इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, वो सही है। आप अगर दो दो डेसिमल के लेंगे, तो आपको परफेक्ट 100% आने वाले हैं, राइट। थोड़ा बहुत अगर 0.0102 का फ़र्क आ रहा है, तो दैट इज़ नेग्लिजिबल, राइट। तो ये समझ में आपको परसेंटेज कंपोजिशंस कैसे निकालने हैं। हाँ, मैं आपको कुछ 5 क्वेश्चन इसमें भी देता हूँ, आपको परसेंटेज कंपोजिशन सभी एलिमेंट के निकालने हैं। ओके, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट, in the कंपाउंड। क्या क्या, सपोज मैं आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, पहला वाला थोड़ा इजी है, सोडियम क्लोराइड। ओके, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला जो है निकालिएगा, ये आपके लिए चैलेंज है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, कॉमन नेम, तो वहाँ से फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, इजी है। नेक्स्ट, सोडियम नाइट्रेट। ओके, और फिर इसके बाद है जिप्सम।
तो ये 5 के आपको परसेंटेज कंपोजिशंस निकालने हैं सारे एलिमेंट्स के। आप एक एक करके इन परसेंटेज, ओके, आपको निकालना है, क्योंकि इसके तो यूनिट वही होगा, परसेंटेज ही होगा, राइट। तो वो आपको निकालने हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आपका परसेंटेज कंपोजिशंस भी खत्म हो जाता है, ओके। और लास्ट एक चीज बचा हुआ था, दैट इज क्या? empirical formula. Empirical formula क्या है? Empirical formula of a compound is a formula which gives the simplest whole number ratio of atoms of different element present in one molecule of the compound. Empirical formula वो formula होता है, वो molecular formula से ही derive होता है। अब molecular formula में सोच लीजिए 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, राइट। तो उसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी ये C6H6 को हम क्या लिख सकते हैं? C1H1 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों को हम एक नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर लिए तो हम लोग और सिंपली उसको नाम, उसका जो है फॉर्मूला बना लिया C1H1। वो क्या था? ये किसका फॉर्मूला था? बेंजीन का, ओके। बेंजीन एक कार्बनिक कंपाउंड है, आगे पढ़ोगे आप। C6H6 को अगर हम और छोटा कर दें तो C1H1 आपको मिलेगा। तो वही होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में डिफाइन करना, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला को और छोटा कर देना, तो दैट इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला, ओके। और वही एम्पिरिकल फार्मूला का अगर हम लोग मास निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास, ओके। यहाँ पर सी एच का मास निकाल दीजिए, सी का 12 है, एच का 1 है, तो 12 + 1 13, तो 13 जो आंसर होगा वो होगा एम्पिरिकल फार्मूला मास। मैं आपको करके बताता हूँ, देखिए। सपोज मैं लिया ग्लूकोज, ओके। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो यहाँ पर मैं ये तीनों नंबर को एक नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, दैट इज 6, ओके। अगर 6 से डिवाइड कर दिया तो ये C1H2O1 होगा। तो ये होगा आपका क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला। इससे और छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं, इससे और छोटा आप होल नंबर के वे से तो नहीं कर पाएंगे। बेशक हाँ, आप इंटीजर वगैरह से और छोटा कर सकते हो, लेकिन होल नंबर रेशियोज आपको नहीं मिलेंगे। होल नंबर रेशियो सबसे छोटा यही रहेगा, राइट। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। और अब ये एम्पिरिकल फार्मूला का मैं मास निकाल दूँ, कार्बन 1 है तो 12 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 2 और ऑक्सीजन भी 1 है तो 16, ठीक है। तो 12 + 2 14, 14 + 16 कितना? 30। तो ये जो आंसर आया एम्पिरिकल फार्मूला का, जो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास, राइट। तो ये जैसे मैंने ग्लूकोज का निकाला, मैं आपको कुछ दो और चीज़ें देता हूँ, आप ये दोनों का निकालिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, राइट। एक तो यूरिया का निकालिएगा, क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला, और एक होगा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ, और एक चीज याद रखिएगा, जब कभी कॉमन नहीं निकल रहा है, जैसे यहाँ पर तो 6 मैंने कॉमन ले लिया, अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो उस केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। जैसे कि वाटर, वाटर है H2O, तो वहां पर रेशियो कौन से में है? 2:1। इसको और छोटा हम नहीं कर सकते, और छोटा कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते। तो ये जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो एम्पिरिकल फार्मूला इसका कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही उसका क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर वो ऑलरेडी क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम और सिंपल नहीं कर सकते। तो इस केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो जाएगा। कुछ यही वाला चीज ये दोनों में से किसी में आपको देखने को मिलेगा। तो आप मुझे ये बताइएगा ये दोनों का आंसर, और इसके एम्पिरिकल फार्मूलाज बताइएगा, और एम्पिरिकल फार्मूलाज जानने के बाद आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास भी मुझे बताइएगा, राइट। तो यही सारी चीज़ें आपको बताना था, और तो कुछ है नहीं। हमने सारा चीज़ कवर कर लिया ये 3 लेक्चर में, लेक्चर 1, 2 और 3 में, राइट। तो अभी समय आ गया है आपसे विदा लेने का, ओके। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, ऐसे ही जुड़ते रहिए।
बहुत लेक्चर्स आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।